हे गाइस, माहौल चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स। माहौल के साथ सरकार दी गई ध्यान से। सर पेमेंट ऑफ टैक्स केवल सेक्शन नंबर 49 और सेक्शन नंबर 50 चैप्टर में कवर होता है। बहुत छोटा चैप्टर है, पर हाँ दिल थाम के देखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता है हर एक दोस्त बहुत जरूरी होता है लाइफ में, वैसे ही हर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। सेक्शन नंबर 49 50 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पर हाँ एनीवेज दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 49 कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स। तीन तरह के लेजर बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको जो अमाउंट डिपॉजिट करना है उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या हो सकता है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है आपका और ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो। ऑफलाइन में एनईएफटी आरटीजीएस आप करा सकते हो विदाउट एनी लिमिट। पर ओवर द काउंटर टैक्स पेमेंट करने का एक लिमिट है, 10,000 रुपी पर चालान पर टैक्स पीरियड इज द लिमिट। सर ध्यान रखिएगा, ओवर द काउंटर अगर आपको बैंक जाकर जमा कराना है तो, ओके। प्लस ध्यान रखिएगा जीएसटी के अंदर जितने भी चालान है वो ई चालान है, मतलब आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके ही चालान जनरेट करना पड़ेगा। कोई मैनुअल चालान सिस्टम नहीं है, क्लियर। अब आपने जो चालान वहां जनरेट कर दिया है, ध्यान रखना जब भी आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है तब आप क्या करते हो, पहले आप जितना क्रेडिट होगा उसको आप यूटिलाइज करेंगे, रिमेनिंग को आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जब पे करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आपको रिचार्ज करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को रिचार्ज कराने के लिए आपको एक मैनुअली चालान जीएसटी पोर्टल पे आपको चालान फिल करना पड़ेगा कि इतना अमाउंट मेरे को सीजीएसटी पे करना है, इतना एसजीएसटी, इतना आईजीएसटी, इतना यूटीजीएसटी, इतना जीएसटी कंपनसेशन सेस। ध्यान देना बेटा। सर मेजर हेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन सेस ये मेजर हेड होते हैं। इसके माइनर हेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और अदर ड्यूज, क्लियर। अब ध्यान रखना जब चालान को आप फिल करेंगे तब कौन से मेजर हेड के कौन से माइनर हेड में कितना अमाउंट जमा कराना आपको फिल करना पड़ेगा, क्लियर सर। और ये अमाउंट बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना पड़ेगा कि कौन से मेजर हेड के कौन से माइनर हेड में कितना अमाउंट आपको जमा कराना है, ओके। सर अमाउंट फिल करने के बाद आएगा जनरेट चालान। चालान जनरेट किया, वो चालान जनरेट करने के बाद आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा कि आपको किस मोड से पे करना है। पर ध्यान रखना आपने जो चालान जनरेट कर दिया वो 15 डेज तक वैलिड रहता है और 15 डेज में आप पेमेंट करके वो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करा सकते हो। पर अगर आपने कोई अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कराया है तो इट डज नॉट मीन कि आपने पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया है। जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे जीएसटी 3B, उस टाइम जब आपकी लायबिलिटी ऑफसेट करेंगे आप थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर, उस टाइम पे माना जाता है कि आपने टैक्स पे किया है। आप कैश लेजर में कितना ही अमाउंट जमा करा दो, इट डज नॉट मीन कि आपने टैक्स पेमेंट किया है, ओके। सरकार वो डिपॉजिट हुआ है नो डाउट गवर्नमेंट अकाउंट में गया पर उसको टैक्स पेमेंट नहीं माना जाता है, ओके। सर एक और बात, सर अगर कोई अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात करूं मैं आपसे किसी मेजर हेड में पड़ा है, सर क्या वो किसी और मेजर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो क्या आप, क्या, या फिर उसको मैं और अच्छे तरह से बोलता हूं, सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में अगर कोई अमाउंट है तो इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर माइनर हेड ऑफ इधर सेम मेजर हेड या अदर मेजर हेड। मतलब अगर किसी माइनर हेड में कोई अमाउंट पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, सीजीएसटी में, टैक्स में कोई अमाउंट है तो वो अमाउंट इंटरेस्ट में भी काम नहीं आ सकता भले सीजीएसटी का इंटरेस्ट ही क्यों ना हो, क्लियर, समझे मेरी बात। और सर ध्यान रखना एक मेजर हेड के माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में भले वो सेम मेजर हेड में हो या अदर मेजर हेड में अगर आपको अमाउंट यूज करना है तो यू कैन ट्रांसफर द फंड्स। तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, सर अगर आपको मान लो सीजीएसटी के इंटरेस्ट वाले माइनर हेड में कुछ अमाउंट पड़ा है जो आपको आईजीएसटी के टैक्स में काम लेना है तो यू कैन ट्रांसफर द फंड्स। तो फंड ट्रांसफर करके आप सर फिर उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज यूटिलाइज नहीं कर सकते। अच्छा ध्यान रखिएगा आपने, सर अगर आपने फंड ट्रांसफर किया है तो जितना फंड आपने सीजीएसटी से एसजीएसटी में ट्रांसफर किया उतना सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया भाई उतना अमाउंट आपको भी अपने गवर्नमेंट अकाउंट से निकाल के उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट डालना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट भी आपस में सर फंड ट्रांसफर का सेटलमेंट करेगी, ओके बच्चों। माहौल सरकार ये फंड ट्रांसफर के लिए सेक्शन नंबर 53A इंसर्ट किया था जो मैंने आपको बताया, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात करता हूं। सर वैसे हमने आईटीसी के चैप्टर के टाइम पढ़ा है बात, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर कोई बैलेंस है तो सबसे पहली बात आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा और उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। पर ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी को आपको कंज्यूम करना है, वो कंज्यूम होगा उसके बाद ही सर सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी आपको यूज कर पाएंगे आप लोग। हाँ ध्यान रखना आईजीएसटी की आईटीसी को सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में इस तरह से यूटिलाइज करे कि आपका कैश पेबल जो आउटफ्लो है कैश का वो मिनिमम रहे। ध्यान रखिए क्वेश्चन सोल्व करते वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये वाला। सेकंड, सर अगर आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी पड़ा है सबसे पहली बात तो
आईजीएसटी का आईटीसी अगर कंज्यूम हो गया तो ही सीजीएसटी या एसजीएसटी की आईटीसी के यूटिलाइज करने की बताएगी। सीजीएसटी की आईटीसी अगर पढ़ा है तो सीजीएसटी की लायबिलिटी में काम आएगा और फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, पर एसजीएसटी में नहीं आएगा। सेम वे एसजीएसटी की आईटीसी अगर पढ़ा है तो एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में पहले काम आएगा, फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, पर सीजीएसटी में कभी काम नहीं आएगा। सेम इज द केस विद द यूटीजीएसटी। क्लियर? पर आईजीएसटी के क्रेडिट को पहले आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए यूज करना, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन यू कैन यूटिलाइज। क्लियर? डन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा पहला बच्चों, सर जितना आप क्रेडिट सीजीएसटी का यूज कर रहे हो फॉर आईजीएसटी उतना सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से निकाल के सर आईजीएसटी फंड में अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। सेम वे आईजीएसटी क्रेडिट अगर आप एसजीएसटी के लिए यूज कर रहे हो तो उतना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आईजीएसटी के अकाउंट से फंड निकाल के उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। इंटर गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर अकाउंट होंगे बेटा। क्लियर? सेकंड बात, आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर आपकी है तो आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सबसे पहले आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे, उसके बाद आप सीजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे और उसके बाद आप एसजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे। यही ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, सर सीजीएसटी का लायबिलिटी अगर है तो सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे, फिर सीजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे। थर्ड, अगर एसजीएसटी का लायबिलिटी है तो पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा और फिर एसजीएसटी का आईटीसी काम आएगा। क्लियर? डन। पक्का माहौल। अच्छा, एक बात और, ये रूल नंबर 86 सब रूल नंबर 4A में पॉइंट ऐड हुआ था। सर ये क्या ऐड हुआ बेटा, अगर कभी भी आप रिफंड अमाउंट क्लेम करते हो गवर्नमेंट से, क्या क्लेम करते हो बेटा, रिफंड। तो सर अब मान लो आपने 10 लाख का रिफंड क्लेम किया है और जब आपने ओरिजिनली गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए पे किए थे तब उसमें से 4 लाख रुपए थ्रू कैश लेजर पे किए थे और 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू यूज किए थे और आप उस पूरे 10 लाख का रिफंड क्लेम कर रहे हो। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि जिस प्रपोर्शन में आपने क्रेडिट लेजर और कैश लेजर को यूज किया था उसी प्रपोर्शन में जब आपको रिफंड मिलेगा तो उसी प्रपोर्शन में रेस्पेक्टिव अमाउंट रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। मतलब अगर मान लो 10 लाख का 10 लाख रिफंड कर रहे हो तो 4 लाख आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएंगे और 4 लाख आपके क्रेडिट लेजर में दिए जाएंगे, सो दैट अननेसेसरी आपको क्रेडिट का कैश में रिफंड नहीं मिल जाए। हाँ है ना माहौल? सरकार इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, सबसे पहली बात लायबिलिटी जो होगी बेटा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब लायबिलिटी जो पे करनी होती है उसका सर सबसे पहला ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा। सर सबसे पहले अगर आपका सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज जो प्रीवियस टैक्स पीरियड के अगर बाकी है तो वो पे करेंगे, फिर करंट पीरियड का सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज पे करेंगे और उसके बाद अगर कोई ड्यूज बच गए जो सेक्शन नंबर 73, 74 के है वो तो आप लास्ट में पे करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये अदर ड्यूज के अंदर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी सब कुछ आता है। तो पहले प्रीवियस पीरियड का टैक्स एंड इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह पे करेंगे, फिर वो पे होने के बाद करंट पीरियड का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब पे करेंगे, उसके बाद 73, 74 के ड्यूज आप पे करेंगे बेटा। ओके सरकार, ई लेजर कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, जो मैं ऑलरेडी आपको बात कर चुका हूं, समझा चुके हम ऑलरेडी, आपको आता है बेटा। अच्छा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर केवल और केवल टैक्स पेमेंट में ही काम आ सकता है, इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए कभी भी क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हैं वो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो सर जिस मेजर हेड के जिस माइनर हेड में जो अमाउंट पड़ा है वो आप रेस्पेक्टिव लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो, और अगर दूसरी लायबिलिटी के लिए आपको उस फंड को यूज करना तो आप पहले फंड ट्रांसफर करेंगे रेस्पेक्टिव मेजर हेड के माइनर हेड में और उसके बाद उस फंड को आप यूज कर पाएंगे लायबिलिटी को पे करने के लिए। क्लियर? डन सरकार। अब बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही शानदार पॉइंट आने वाला है जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। सर अगर कोई एसएससी टैक्स पे करने में लेट हो गया तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट की कितनी लायबिलिटी है सर, वो हम बात कर रहे हैं सर 2 केस में। सर अच्छा, इसमें 3 केस डिवाइड किए। सबसे पहली बात, अगर आप टैक्स पे करने में लेट होते हो, भले वो पार्टली लेट हुआ या फुल्ली लेट हुआ, तो ऐसे केस में 18% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? कब से कब तक? फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ दिस ड्यू टैक्स। सर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम, जितना अमाउंट ड्यू था। क्लियर? पर यहां पे एक बहुत ही सुंदर बात है जो इस पॉइंट में यहां पर लिखी हुई है, जो एक प्रोवाइजो ऐड हुआ था। क्लियर? वो उसकी बात करने से पहले एक बार ये दोनों पॉइंट भी मैं समझाता हूं आपको। अगर आपने कभी भी अनड्यू या एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है या फिर आपने अनड्यू या एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कर दिया, मतलब ये कैसे होगा बेटा, आपने क्रेडिट नोट रेज कर दिया, क्रेडिट नोट की वजह से आपने आपकी लायबिलिटी कम कर दी पर रेसिपिएंट ने अपना क्रेडिट रिवर्स नहीं किया, तो आपने क्या किया, आपका अनड्यू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर दिया। तो इन दोनों केस में या तो रेसिपिएंट ने अनड्यू एक्सेस क्रेडिट ले लिया और सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया। फर्स्ट केस क्या है बेटा, अनड्यू एक्सेस आईटीसी क्लेम, रेसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया और सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया। क्लियर? यहां पर सेकंड केस में क्या है, सप्लायर ने क्रेडिट नोट के थ्रू लायबिलिटी कम कर दी और रेसिपिएंट ने अपना क्रेडिट रिवर्स नहीं किया, मिसमैच हुआ और वहां मामला गड़बड़ हुआ। तो ऐसे केस में सर 24% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पर आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कब से, जिस दिन आपने अनड्यू
या एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है, आउटपुट टाइप लायबिलिटी कम करी आपने, उस दिन से लेकर जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 24% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ओके, आ रहा हूं कमिंग बैक टू नेक्स्ट पॉइंट, इसी पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 पे, कि अगर आपने कभी टैक्स लेट पे किया तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 18% पर annum जिस दिन से ड्यू रेट था, जब आप पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर किस अमाउंट पर? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे, या जो आप कैश लेजर के थ्रू पे कर रहे हो उसी पे करना पड़ेगा। उसके लिए सर ये प्रोवाइजो ऐड किया था जिसको रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल किया 1 जुलाई 2017 से। ध्यान देना बेटा, ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर किसी एसएससी ने रिटर्न फाइल करने में लेट किया जिसमें सेल्फ असेस टैक्स उसने डिक्लेयर किया था, आई रिपीट, सेल्फ असेस टैक्स उसने सप्लायर्स को डिक्लेयर किया रिटर्न के अंदर, बस वो रिटर्न फाइल करने में अगर लेट हो गया, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न था उससे लेट उसने अगर रिटर्न फाइल किया, तो ऐसे केस में जो नेट टैक्स लायबिलिटी वो पे कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, केवल उसी अमाउंट पर उसको इंटरेस्ट पे करना रहेगा 18% पर annum। ड्यू डेट से लेकर जब आप वो पे करोगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum ओनली ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी। पर मान लो किसी एसएससी ने फॉर एग्जांपल जुलाई मंथ का रिटर्न सबमिट कर दिया और सितंबर में जाके उसको समझ में आया कि भाई जुलाई में मैंने ये पर्टिकुलर सप्लाई डिक्लेयर नहीं करी थी जिसकी वजह से मेरी लायबिलिटी भी पेंडिंग है। अब वो सितंबर मंथ में वो लायबिलिटी पे करता है, तो ऐसे केस में उस लायबिलिटी वाले अमाउंट पर उसको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum। उसको नेट जो कैश के थ्रू पे करना है, केवल उस पर नहीं। सर मान लो 40,000 की लायबिलिटी थी, ग्रॉस लायबिलिटी 30,000 का क्रेडिट था और 10,000 रुपए ही कैश लेजर में उसको पे करना था, पर ऐसे केस में अगर वो 40,000 की लायबिलिटी डिक्लेयर करना ही उसका रह गया, रिटर्न के अंदर उसने डिक्लेयर ही नहीं किया, सितंबर में याद है कि लायबिलिटी थी जुलाई महीने की, अब जाके सितंबर में डिक्लेयर कर रहा है, क्लियर, तो ऐसे केस में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 40,000 पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा 18% पर annum। पर अगर उसने रिटर्न ही लेट फाइल किया, जुलाई महीने का रिटर्न ही लेट फाइल किया सितंबर में, और 40,000 की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी थी, 30,000 क्रेडिट लेजर में पड़ा था, 10,000 ही कैश के थ्रू पे करना है, तो केवल 10,000 पे ही उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum, जितना टाइम लेट हुआ उतना। हाँ, अगर सेक्शन नंबर 73 या 74 का प्रोसीडिंग शुरू हो गया था रिकवरी का और उसके बाद आपने रिटर्न सबमिट किया और उसके बाद आपने टैक्स पे किया, तो ऐसे केस में तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे ही लगेगा इंटरेस्ट आपका। क्लियर, डन, भारत माता की जय। इसी के साथ चैप्टर नंबर 11 भी खत्म होता है। अब माहौल बनाते जाओ, मस्त रहो और जिंदा रह के जिंदगी जियो, मर के नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।